अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर केस कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में है। ये बिल्कुल इफ एल्स की तरह ही है, लेकिन इसका सिंटैक्स ज़रा डिफरेंट है। इफ और एल्स जो हैं, अगर आपके पास दो अल्टरनेटिव्स हैं, इफ वाली अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर आप एल्स में चले जाते हैं, इफ वाली ट्रू है तो आप एल्स में नहीं जाते। दो में से किसी एक को आप टेस्ट कर रहे होते हैं, और फिर आप उसको नेस्ट भी कर सकते हैं। इफ कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो इफ में एक और इफ आप इंक्लूड कर सकते हैं और एल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल अल्टरनेटिव्स अगर आपके पास है तो स्विच में भी हम मल्टीपल अल्टरनेटिव के लिए इसको यूज कर सकते हैं स्विच को। लेकिन ये जब आप इसको देखते हैं तो आपको क्लियर नजर आता है कि आपके पास डिफरेंट चॉइसेस के लिए डिफरेंट कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसमें क्लियरली आपको नजर आ जाता है। इफ एल्स में आपको अगेन नीचे एक एक कंडीशन में जाना पड़ता है, लेकिन केस में बिल्कुल एकदम से आपको नजर आ रहा होता है कि अगर ये कंडीशन है तो फिर क्या कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर दूसरी कंडीशन है तो फिर कौन सा कंडीशन का स्टेटमेंट्स या लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। डिसीजंस यूजिंग स्विच, तो स्विच कीवर्ड है the control statement that allows us to make a decision from the number of choices is called a switch, or more correctly a switch case default. तो ये आपको मल्टीपल डिसीजंस में मदद देता है। चॉइसेस अगर आपके पास हैं काफ़ी सारी, तो उसमें से कोई एक अगर आपने सेलेक्ट करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम स्विच केस और डिफ़ॉल्ट भी कहते हैं, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट में ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है इसमें ये तीन कीवर्ड्स यूज होंगे, स्विच, केस और डिफॉल्ट। तो आगे अब इसको देखेंगे कि ये कैसे हम इसको यूज करेंगे। सो सिंस दीज थ्री कीवर्ड्स गो टुगेदर टू मेक अप द कंट्रोल स्टेटमेंट, तो इसीलिए हम इसको स्विच केस डिफॉल्ट कहते हैं। तो आप अगर देखें राइट साइड पर, स्विच कीवर्ड है और उसके बाद ब्रैकेट्स में कोई इंटीजर एक्सप्रेशन। इंटीजर एक्सप्रेशन का मतलब यह है कोई भी एक्सप्रेशन आप लिखें ब्रैकेट्स में that should evaluate to an integer value। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कोई इंटीजर वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने लिखा है फॉर एग्जांपल 1 डायरेक्टली, राइट, तो नीचे ये कहाँ पर जाएगा, ये काफ़ी सारी केसेस आपको अवेलेबल है। केस constant 1, do this case constant 2, do this case constant 3, do this और default। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल इंटीजर वैल्यू यूज की है 1, तो वो केस किसके साथ कंपेयर होगा, सबके साथ। केस 1 क्या 1 तो नहीं है, राइट, तो केस अगर आपने 1 लिखा होगा यहाँ पर तो वो 1 के साथ कंपेयर हो जाएगा, और उसके बाद जाके डू दिस ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक, और अगर आपने यहाँ पर कोई वेरिएबल मेंशन की है, सिंगल वेरिएबल, अब उस वेरिएबल की वैल्यू अगर आपने 1 रखी है, राइट, a इज इक्वल टू 1, राइट करें, मैं अगर आपको मेंशन कर दूं, यहाँ पर अगर आप मेंशन कर दें ऊपर वेरिएबल इंटीजर a इज इक्वल टू 1 और a को यहाँ पर यूज करें, तो अगेन a में जो पड़ा होगा उसके मुताबिक कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। अगर a में पड़ा है 2 तो केस 1 नहीं, केस 2, तो केस 2 कंपेयर हो रहा है 2 इस a के साथ, तो 2 में चला जाएगा और यहाँ पे जो भी कोडिंग आपने लिखी होगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर आपने a इक्वल टू 3 लिखा तो फिर 3 के साथ वो कंपेयर हो जाएगा, और इसके बाद जो भी कोडिंग आपने की होगी वो सिर्फ एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो द इंटीजर एक्सप्रेशन फॉलोइंग द कीवर्ड स्विच
इज एनी सी एक्सप्रेशन, इसके बारे में कह रहा है, इज एनी सी एक्सप्रेशन दैट विल यील्ड एन इंटीजर वैल्यू। ये आप कोई एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, राइट, a प्लस बी भी यूज कर सकते हैं, a माइनस बी भी यूज, a ग्रेटर देन बी, अगेन वो एवेल्युएट होगा या 1 या 0 पे, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। It could be an integer constant like 1, 2 or 3 or an expression that evaluates to an integer. तो यहाँ पर आप कोई कांस्टेंट वैल्यू भी यूज कर सकते हैं और या कोई वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं या कोई एक्सप्रेशन जो कि एवेल्युएट होगा किसी इंटीजर वैल्यू में। ठीक, अच्छा अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, the keyword case is followed by an integer or a character constant. इस केस के बाद या तो आपने सिर्फ एक इंटीजर लिखना है केस 1 और फिर कोलन, केस 2 कोलन, केस 3 और कोलन, या आपने कोई कैरेक्टर मेंशन करना है केस स्मॉल ए, लेकिन स्मॉल ए वो वेरिएबल नजर आएगा, आपने उसको सिंगल कोट्स में लिखना है जो करके मैं आपको यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि आपने इसको लिखना कैसे है, राइट। ठीक है, केस ए अगर कैपिटल ए है, राइट, और अगर स्मॉल ए है तो आप लिखेंगे केस ए और उसके बाद ये कॉलन और उसके शुरू में केस। ठीक है, तो आप लिखेंगे केस ए और कॉलन, इस तरह से आपने इसको मेंशन करना होगा, राइट। तो केस कॉलन सिंगल कोट्स ए 1, अगर आपने कैरेक्टर के साथ कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आपने ऊपर दिया है कैरेक्टर सी एच, ठीक है, और सी एच इक्वल टू स्मॉल ए, यहाँ पर आपने डिक्लेयर किया है कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू ए, और यहाँ पर आपने दिया है केस ए, केस बी, केस सी, और कैरेक्टर को आपने दिया है ए। तो ये जो कैरेक्टर वेरिएबल है इसको आप इस स्विच के एक्सप्रेशन में मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो इंटीजर एक्सप्रेशन की जगह आ जाएगा यहाँ पर कैरेक्टर। ठीक है, तो ये कैरेक्टर आ जाएगा यहाँ पर, राइट। तो उसके बाद ये कैरेक्टर अगर इसमें आपने ए स्टोर किया है तो ए के साथ कंपेयर हो जाएगा, तो वो ये वाली लाइंस जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर आपने बी मेंशन किया है तो यहाँ पर आपने बी दिया होगा तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होंगी, और अगर आपने सी दिया है तो यहाँ पर आपने कैरेक्टर सी मेंशन किया होगा के सी, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इफ की तरह काम कर रहा है, इफ एल्स, अगर जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उसी में उसी केस के अंदर जाकर वो वाली लाइन ऑफ कोड जो भी आपने मेंशन की होगी तो वो एग्जीक्यूट होगी। So the keyword case is followed by an integer or a character constant. Each constant in each case must be different from all the others. Each constant in each case. जो भी कांस्टेंट आप मेंशन करेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट ए है तो यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये भी केस ए है और ये भी केस ए है, तो कंपाइलर आपको एरर देगा कि केस ए के लिए ऑलरेडी यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है, तो यहाँ पर आप किसी और कैरेक्टर के लिए कंपैरिजन करें। ठीक है, सो ईच कांस्टेंट इन ईच केस मस्ट बी डिफरेंट, राइट। अगर आप 1 2 3 के लिए कह रहे हैं तो ये केस 1 है, ये केस 2 होगा और ये केस 3 हो। ये नहीं कर सकते कि ये भी केस 1 है और ये भी केस 1 है, कंपाइलर आपको एरर देगा कि नहीं आप इस तरह से नहीं कर सकते। एक कांस्टेंट एक दफा ही कंपेयर होगा इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन के साथ या वेरिएबल के साथ। द डू दिस रिप्रेजेंट एनी वैलिड सी स्टेटमेंट। डू दिस में आप क्या लिख सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट, आप प्रिंट एफ करना चाहते हैं, आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ठीक है, या अगर आपने मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है कि यूजर को कहें इंटर यूर चॉइस और वो चॉइस आपने वेरिएबल यहाँ पर मेंशन कर दिया, उसके बाद आप लिखेंगे केस 1, अगर यूजर ने इस चॉइस वेरिएबल में 1 एंटर किया है तो इस 1 के साथ कंपेयर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कॉल करें सम फंक्शन और वो सम करेगा। 2 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट फंक्शन को कॉल करें, डू दिस में सब्ट्रैक्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा। 3 डिवीजन फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी अगर आपने कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया है तो आप उसको स्विच के जरिए इस तरह से कर सकते हैं। तो यूजर ने जो चॉइस एंटर किया है वो चॉइस वेरिएबल आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे
और यहाँ पर लिखेंगे केस 1, केस 2, केस 3। 1 फॉर ऐड एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर डिवीजन, 4 फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो आप इस तरह से इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम जाएं नेक्स्ट स्लाइड पर, अच्छा मैं क्लियर करता हूँ और ड्राइंग्स। फर्स्ट इंटीजर एक्सप्रेशन फॉलोइंग द कीवर्ड स्विच इज इवैल्यूएटेड। तो काम किस तरह कर रहा है, सबसे पहले ये जो इंटीजर एक्सप्रेशन है ये इवैल्यूएट होगी। अगर आपने इसमें कोई प्लस माइनस एक्सप्रेशन दी है या ग्रेटर देन लेस देन कंपैरिजन की है, उसके बाद जाके द वैल्यू इट गिव्स इज देन मैच्ड वन बाय वन अगेंस्ट द कांस्टेंट वैल्यूज दैट फॉलो द केस स्टेटमेंट्स। उसके बाद जाके जब ये इवैल्यूएट होगा, हर एक केस के साथ बारी बारी ये कंपेयर होगा। ठीक है, जिसके साथ कंपैरिजन हो जाएगी उसमें अंदर इन होगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। When a match is found, the program executes the statements following that case and all subsequent cases and default statements as well. ठीक है, अगर आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए केस 1 वाली, तो फिर ये भी एग्जीक्यूट होगा, केस 2 भी एग्जीक्यूट होगा, उसमें जो कुछ है केस 3 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर केस 1 के साथ कंपैरिजन ना हो, 2 के साथ कंपैरिजन हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर दिया है 2, तो 1 के साथ कंपैरिजन नहीं होगी, 2 के साथ कंपैरिजन हो जाएगी, तो 2 के बाद जो होगा वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, 3 में आ जाएगा और ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, डिफॉल्ट में आ जाएगा, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डिजायर्ड आउटपुट नहीं है, लेकिन ये इस तरह से काम करेगा। अब ये टी कैसे होगा वो आगे आ रहा है। So if no match is found with any of the case statements, only the statements following the default are executed. और अगर आपने यहाँ पर दिया है फॉर एग्जाम्पल 4, तो केस 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, तो फिर ये कहाँ पर जाएगा, ये डिफॉल्ट पे आ जाएगा और डिफॉल्ट में जो कुछ भी आपने लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे printf you have entered other value other than 1 2 3, value other than 1 2 3। ठीक है, तो डिफॉल्ट किस लिए है, अगर जो केसेस आपने मेंशन किए हैं उसके अलावा यूजर जो कुछ एंटर करेगा तो उसके लिए फिर डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये प्रोग्राम है मैन आई इक्वल टू स्विच आई। ठीक है, तो अब यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, एक्सप्रेशन भी नहीं है, बल्कि क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 2। अब केस 1 कंपेयर होगा, जी नहीं, केस 2 जी हाँ, इसके साथ कंपेयर हो जाएगा, तो ये भी प्रिंट होगा, राइट, ये भी प्रिंट होगा और ये भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि एक केस जब ये कंपेयर हो जाए उसके बाद जाके जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे और एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है अगर आप इस किस्म का कोड लिखेंगे तो उसका आउटपुट क्या होगा, आई एम इन केस 2, आई एम इन केस 3, आई एम इन डिफॉल्ट। उसके बाद जो ट्रू हो जाए, जितने भी सब्सिक्वेंट आने वाले जितने भी केसेस होंगे वो सारे के सारे प्रिंट होंगे, एग्जीक्यूट होंगे अलोंग विद डिफॉल्ट, ये भी एग्जीक्यूट होगा, राइट। अब ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते, हम चाहते हैं अगर ट्रू के साथ कंपैरिजन हो जाए तो सिर्फ ट्रू ही एग्जीक्यूट हो, बाकी एग्जीक्यूट ना हो, राइट। सो वी डिडंट एक्सपेक्ट द सेकंड एंड थर्ड लाइन इन द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट्स में हम नहीं चाहते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो। द प्रोग्राम प्रिंट case 2 and 3 and the default case. Well, yes, we said the switch executes the case where a match is found in all the subsequent cases and the default as well. क्योंकि हमने शुरू में यही कहा था कि ऐसा ही होगा, right? So if you want that only case 2 should get executed, use a break statement. अब क्या करना है, break statement आपने यूज करना है। वो कैसे यूज करेंगे, so there is no need for a break statement after the default since the control comes out of the switch anyway. इसके बाद आप ब्रेक यूज करें या ना करें, आपका स्विच खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शनल है, लेकिन बाकी केसेस के बाद आपने ब्रेक यूज करना है। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से आपने यूज करना है।
केस 1 printf I am in केस 1 ब्रेक। अब जब 1 के साथ कंपैरिजन हो जाएगी तो सिर्फ 1 एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक हो जाएगा और आप स्विच से बाहर आ जाएंगे, राइट। अगर केस 2 के साथ हो जाए, ये एग्जीक्यूट होने के बाद आप ब्रेक करके बाहर आ जाए। 3 अगर हो जाए तो printf I am in केस 3 और आप फौरन यहाँ से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और डिफॉल्ट के बाद जाहिर है वो तो आखिरी है आई एम इन डिफॉल्ट, और उसके बाद आप ब्रेक यूज करें या ना करें, इसने स्विच के बाहर ही आना है। तो आपने जब भी स्विच को यूज करना है तो हर केस के एंड में ब्रेक लगाना मस्ट है, और अगर आप नहीं लगाएंगे तो स्विच जिस तरह से आप चाहते हैं कि काम करे उस तरह से काम नहीं करेगा, आपका जो पर्पज है वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका पूरा सिंटैक्स है कि जब भी आप स्विच को यूज करेंगे तो आपने केस यूज करना है और साथ में ब्रेक भी यूज करना है। And the output of this program would be I am in case 2, only this one will be executed, बाकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्यों, ब्रेक यूज हुआ है। अच्छा, और ये इसका फ्लो चार्ट है। आप यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, स्टार्ट के बाद केस 1 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट 1, और स्टेटमेंट 1 जो ही एग्जीक्यूट हो जाती है तो आप यहाँ से एंड कर जाते हैं और नो पे आ जाते हैं, स्टॉप। सिमिलरली केस 2, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी और अगेन आप यहाँ से होकर के स्टॉप पे आ जाएंगे। केस 3 है तो वो एग्जीक्यूट होकर अगेन स्टॉप, केस 4 है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होकर अगेन आप स्टॉप कर जाते हैं। तो इस तरह से केस जो है या स्विच स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है।